रमेश के उस घोड़े वाले चमत्कार के बाद पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी थी। उसी रात रमेश को बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी में टहलता हुआ गांव के बाहर घने जंगल की तरफ निकल गया। तभी अचानक अंधेरे में उसका सामना खतरनाक डकैतों के एक गिरोह से हो गया। इतने सारे चोरों को देखकर रमेश के तो पसीने छूट गए। कौन है बे तू? और इतनी आधी रात को इस सुनसान जंगल में क्या मरने आया है? बाप रे, अगर मैंने इन्हें अपना असली नाम पता बता दिया तो ये मुझे यहीं गाड़ देंगे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कोई बड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा। अरे भाई लोगों, मुझ गरीब पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं भी आप ही की बिरादरी का इंसान हूँ, यानी मैं भी एक चोर हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम लोग पूरी टोली बनाकर काम करते हो और मैं अकेला हाथ साफ करता हूँ। आज किस्मत ने साथ नहीं दिया, कहीं कोई माल नहीं मिला तो खाली हाथ लौट रहा था। ओहो, तो तू भी हमारे ही पेशे का खिलाड़ी है। फिर तो तू हमारा अपना भाई हुआ। चल आज तू हमारे साथ काम कर, हम तुझे माल में बराबर का हिस्सा देंगे। बेचारे रमेश की जान मुसीबत में फंस गई थी। जान बचाने के चक्कर में उसे मजबूरी में चोरों के साथ जाना पड़ा। सभी चोर रमेश को लेकर नगर के एक बहुत बड़े सेठ के घर में घुस गए। सारे चोर अंधेरे में चुपचाप कीमती गहने और पैसे समेटने लगे। तभी रमेश की नज़र एक चमकती हुई बहुत बड़ी पीतल की थाली पर पड़ी। रात के अंधेरे में रमेश को लगा कि वो कोई सोने की थाली है। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी और भारी सोने की थाली। अगर मैं ये थाली ले जाकर सरदार को दूंगा तो वो मुझसे खुश होकर मुझे अपना खास आदमी बना लेगा। पर जरा इसे बजा कर तो देख लूं कि सोना असली है या मिलावटी। जैसे ही रमेश ने थाली को कसकर बजाया, उसमें से टन 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 की बहुत तेज आवाज गूंज उठी। इतनी भयानक आवाज सुनकर सेठ के परिवार वाले और आस पड़ोस के लोग जाग गए। उन्होंने भागकर रमेश समेत सभी चोरों को रंगे हाथों दबोच लिया। अगली सुबह उन सबको राजा के दरबार में ले जाया गया। क्यों रे मूर्ख चोर, जब तू चोरी कर रहा था तो तुझे थाली पीटने की क्या सूझी? तेरी इसी बेवकूफी की वजह से आज तुम सब सलाखों के पीछे हो। तुरंत दिमाग दौड़ाते हुए हाथ जोड़कर, महाराज की जय हो। अन्नदाता, मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं हूँ। मैं तो आपके राज्य का एक बहुत ही सीधा और इज्जतदार नागरिक हूँ। मुझे भनक लग गई थी कि ये खूंखार चोर आज रात नगर में डाका डालने वाले हैं, तो मैं भेष बदलकर इनके गिरोह में शामिल हो गया। मैंने तो इन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए ही जानबूझकर वो थाली बजाई थी महाराज। राजा ने रमेश की इस चतुराई भरी बात पर तुरंत यकीन कर लिया, क्योंकि कोई भी असली चोर चोरी करते वक्त खुद शोर नहीं मचाएगा। शाबाश वीर नौजवान, हमें तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी पर बहुत गर्व है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे राज्य के इन शातिर चोरों को पकड़वाया है। इस महान कार्य के लिए हम तुम्हें इनाम के तौर पर 20 सोने की मोहरें भेंट करते हैं। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दें। रमेश 20 सोने की मोहरें लेकर शान से अपनी ससुराल पहुंचा। मोहरों की खनक सुनकर ससुर जी और मीना दौड़े आए। अरे दामाद जी, ये सोने की मोहरें आपके पास कहाँ से आईं? ससुर जी, कल रात मैंने अपनी जान पर खेलकर खूंखार चोरों के एक गिरोह को पकड़वाया है। उसी की खुशी में खुद महाराज ने मुझे ये 20 मोहरें भेंट की हैं। दामाद जी, आप तो कमाल हैं। हम तो रात भर आपको ढूंढ रहे थे। हमें लगा आप बिना बताए चले गए, पर आपने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मीना के पति ने राजा के दरबार में चोर पकड़वाए हैं। मीना भी ये सब देखकर हैरान थी। मैंने तो इन्हें हमेशा गलत ही समझा। मैं सोचती थी कि ये बिल्कुल नकारा और कामचोर है, लेकिन ये तो बहुत ही अक्लमंद और बहादुर निकले। मैं कितनी मूर्ख थी। आज के बाद मैं कभी इन पर शक नहीं करूंगी। अब तो रमेश के नाम का डंका पूरे इलाके में बजने लगा। लेकिन एक दिन राजमहल में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। रानी का सबसे कीमती हार चोरी हो गया। पूरे नगर में तलाशी हुई, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री ने राजा को रमेश के बारे में बताया कि वो एक बहुत बड़ा ज्योतिषी है। सैनिकों, तुरंत जाओ और उस चमत्कारी ज्योतिषी रमेश को हमारे दरबार में पेश करो। सैनिकों ने रमेश को दरबार में हाजिर किया।
ज्योतिषी रमेश, हमने सुना है कि तुम दुनिया की हर छिपी हुई चीज का ज्ञान रखते हो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। बीती रात महल से महारानी का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। तुम्हें अपनी विद्या से हमें बताना है कि हार किसने चुराया है। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। अगर कल सुबह तक हार नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज, कल सुबह तक हार आपको जरूर मिल जाएगा। रमेश भारी कदमों से अपने घर ससुराल लौटा। वो बुरी तरह परेशान था कि अब वो अपनी जान कैसे बचाएगा। मीना ने कारण पूछा तो उसने थकावट का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन रमेश को मौत के डर से नींद नहीं आ रही थी। वो आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटकर करवटें बदल रहा था। हरिओ निंदिया, सुबह होते ही राजा मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। इससे पहले कि मेरी मौत आए, कम से कम तू तो मेरे पास आ जा। मुझ पर थोड़ी तो मेहरबानी कर दे अरी निंदिया। रमेश तो बस नींद को निंदिया बुला रहा था, लेकिन इत्तेफाक देखिए, रमेश के घर के पास रहने वाली एक औरत का नाम भी निंदिया ही था। वो औरत राजमहल में दासी का काम करती थी और असल में उसी ने लालच में आकर रानी का हार चुराया था। वो उसी वक्त रमेश के घर के पास से गुजर रही थी और उसने रमेश की बातें सुन ली। हे ईश्वर, इस पहुंचे हुए ज्योतिषी को तो अपनी विद्या से मेरा नाम भी पता चल गया। अगर इसने सुबह महाराज को मेरा नाम बता दिया तो राजा मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मुझे किसी भी तरह इस ज्योतिषी के पैर पकड़कर अपनी जान बचानी होगी। नौकरानी निंदिया भागती हुई रमेश के पास आई और सीधा उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो ज्योतिषी जी, मुझ पर रहम खाओ। आप महाराज को मत बताना कि रानी का हार मैंने चुराया है। मैं लालच में अंधी हो गई थी, कृपया मुझे बचा लीजिए। रमेश पहले तो हैरान हुआ, फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए, मुझे तो अपनी ज्योतिष विद्या से सब पहले ही पता चल गया था निंदिया। खैर, अगर तुम अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप जाकर वो हार मुझे सौंप दो। मैं राजा को तुम्हारा नाम कभी नहीं बताऊंगा। निंदिया दासी ने तुरंत जाकर रानी का चुराया हुआ हार रमेश के हाथों में रख दिया। रमेश की तो जैसे जान में जान आई। अगली सुबह रमेश पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा के दरबार में पहुंचा और वो चमचमाता हार राजा के सामने पेश कर दिया। वाह ज्योतिषी रमेश, वाह! तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम सच में एक चमत्कारी इंसान हो। तुमने अपनी विद्या से हमारी रानी का हार खोज निकाला। हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं। इस महान काम के लिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। राजा ने रमेश को पूरे सम्मान के साथ 100 सोने के सिक्के देकर विदा किया। अब रमेश के पास इतना धन आ गया था कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। रमेश ने खुशी खुशी वो सारा धन लिया और अपनी पत्नी मीना को लेकर अपने गांव वापस लौट आया। सबसे पहले उसने गांव वालों का एक एक पैसा और सारा कर्ज चुका दिया। उसके बाद रमेश ने गांव में एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत घर बनवाया और इस तरह रमेश और मीना बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।